चाफी रोज़ हमारे पड़ोस में रहते थे। पड़ोसी होने के नाते वालिद साहब उनका ख्याल रखते। वो बहुत गरीब आदमी थे और मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे की कफालत कर रहे थे। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा था जिसका नाम राशिद था। इन दिनों हम खानेवाल में रहते थे। यहाँ वालिद साहब की कुछ ज़री अराजी थी जिसकी देखभाल और पैदावार से हमारा ख़ानदान खुशहाल था। चाफी रोज़ हमारे रिश्तेदार नहीं थे, ताहम वालिद साहब उनसे भाइयों जैसा ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि बरसों पुरानी हमसायगी चली आ रही थी और राशिद मेरे भाई इफ्तिखार के साथ खेलकर बड़ा हुआ था। दोनों की बचपन से दोस्ती थी। राशिद जब भी हमारे घर आता तो वालिदा देसी घी, शुक्र और परोठे से इसकी तवाज़ो करती। वो अच्छी आदत का मालिक, बेहद ज़हीन और हसास दिल रखने वाला लड़का था। अपने बाप की तरह तुंद मिजाज और गुस्सैला नहीं था। भाई इफ्तिखार जब स्कूल जाते राशिद का जी करता कि वो भी स्कूल जाए, लेकिन चाफर वजह से पढ़ाने के हक में नहीं थे। उनका कहना था कि पढ़ लिख गया तो मजदूरी नहीं कर पाएगा और नौकरी फी ज़माना गरीब की औलाद को मिलती नहीं, फिर क्या फ़ायदा स्कूल भेजने का। वो खुद भी पढ़े लिखे न थे, लेकिन राशिद की माँ को बड़ा शौक था कि इसका बेटा पढ़ जाए, जैसे हर माँ का अरमान होता है। दरअसल राशिद का मामू तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदे पर फाइज था। राशिद की माँ का आइडियल इसका भाई था जिसने तालीम के बिलबोते पर मुआशरे में बाइज्जत मकाम हासिल किया था। तभी वो ये चाहती थी कि इसका लख्त जिगर अपने मामू के नक्श कदम पर अपनी मंजिल पाले और सारे कहने को गुर्बत के जान लेवा अंधेरे से बाहर खींच ले जाए। रज़िया सिलाई कढ़ाई करके शौहर का माशी सहारा बनी हुई थी ताकि वो लड़के को स्कूल भेजने पर राज़ी हो जाए। बिलाखिर मेरे वालिदैन के समझाने पर चाफी रोज़ बेटे को स्कूल भेजने पर राज़ी हो गए। राशिद ने 5वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो इसके बाप ने इसे पढ़ाई से हिट लिया और बीवी से कहने लगे, अब तो तेरे बेटे को लिखना पढ़ना आ गया है, इतनी तालीम काफ़ी है, ये 13 बरस का हो गया है, अभी से काम पर ले जाऊंगा तो आगे कुछ कर पाएगा, वरना काम हड्डियों में उतरेगा नहीं, मशक्क़त से जी चुराने लगेगा। शौहर के इस फैसले पर बीवी का दिल कट कर रह गया। रज़िया चाची किसी सूरत बेटे का मुस्तकबिल तबाह होते नहीं देख सकती थी। एक देहाती औरत के लिए शौहर के सामने ज़ुबान खोलना भी कठिन बात थी। तब वो मेरे वालिद के पास आए, कहा कि भाई साहब, मेरे भाई को मेरे तरफ से ख़त लिख दो। इसने ख़त में बड़ी मिन्नत समाजत की थी कि वही भांजे को अपने पास बिलाकर स्कूल में दाखिल करो देता का वो सुनहरी ख्वाब जो उसकी आंखें बेटे के लिए देखना चाहती थी, उनका इस तरह गुर्बत की कुंद छुरी से कत्ल ना हो। ख़त की इबारत में इंसोहे की नमी भी खुली हुई थी। आबा ने रज़िया चाची के भाई को ख़त लिख दिया। जो इबारत इस खातून ने लिखवाई सब तहरीर करके ख़त पोस्ट कर दिया। भाई के दिल पर बहन की अलता का गहरा असर हुआ। वो शख्स ख़त मिलते ही हैदराबाद से खानेवाल अपने भांजे को लेने आ गया। अपनी खुशियों में मदन रहने वाले भाई ने जब दाकियारी बहन के घर गुर्बत का दर्दनाक मंजर देखा तो लरस कर रह गया। इससे ख्याल आया कि एक मुद्दत बहन की तरफ से गाफिल रहकर उसकी कितनी हक तलफी की है। यहाँ तो फाकों का राज था, फिर बहनोई बेटे को क्यों कर पड़ाता। घर किया था जिसकी छत गर्मियों में दायविप को न रोक सकती थी और सर्दियों में बारिश की बौछारें अपनी मनमानी करती थी। चारों भांजियां खासी सियानी हो चुकी थीं। उनका बोझ भी धरती का सीना शक करने को काफी था। इससे अपनी साबिर और मजलूम बहन पर बड़ा तरस आया और बहनोई को कायल करने की ठान ली। अव्वल तो फिरोज चा पहले तो अपने बेटे को मामू के साथ भेजने पर तैयार न थे, लेकिन सब घर वालों और कुछ रिश्तेदारों के इसरार पर बिलाखिर वो राशिद को हैदराबाद भेजने पर राजी हो गए। राशिद को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसने 5वीं जमात बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। मामू के साथ हैदराबाद आकर वो बहुत खुश था, जैसे सचमुच की जन्नत में आ गया हो। मेरे वालिद भी इन दिनों महकमा माल में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। तभी रज़िया के भाई बाहर से इनकी अच्छी सलाम दुआ थी। जब आबा और यहाँ हैदराबाद जाते तो बाहर साहिब के घर ज़रूर जाते थे। इन लोगों को रज़िया चाची के दिगरगू हालात का दाके था और अब ये उनकी माली मदद करने लगे थे। फिरोज चा गरीब ज़रूर थे, मगर कभी अपनी गुर्बत का ढूंढवर उन्हें पीटते थे। माली मुश्किलात के बावजूद खासे खुद सर और खुददार थे। वो कभी बाहर अंकल के दर पर नहीं गए, न ही उनसे किसी किस्म का राब्ता रखते थे। फिरोज चा की ऐसी ही सरिश्त थी कि वो अपने से बेहतर माली पोजीशन वाले रिश्तेदारों से घुलते मिलते न थे, बल्कि उनके दर पर जाने में आबंत महसूस करते थे। राशिद की मुमानी बहुत अच्छी खातून थी।
वो तालीम याफ्ता थी, इसलिए तालीम की कदर जानती थी, तंगदिल ना थी। इस खातून ने पहले ही दिन राशिद को कबूल कर लिया। इससे मामू के घर कोई तकलीफ ना थी, मुमानी इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जब से राशिद उनके घर आया था, बाबर को बीवी इसके कदमों को मुबारक समझने लगी थी कि 12 साल बाद उसे औलाद की खुशी मिलने वाली थी। वो जितना जेब खर्च चाहता, ये औरत इसे दे देती और माँ जैसा प्यार भी देती। इस कदर चाहत और पुरसुकून माहौल ने राशिद की शख्सियत पर खुशगवार असर डाला और उसकी जहानत चमक अलिफाटे। अब वो क्लास का सबसे अच्छा तालिब इल्म था। हर इम्तिहान में पोजीशन लेता, खेलों में भी आगे आगे रहता था। इसकी मेहनत और जहानत से हर उस्ताद खुश था। वो हर एक का चहीता बन चुका था। अब वो गुर्बत की जिल्लत में नहीं, एक खुशहाल घराने में जी रहा था। गाड़ी में स्कूल आता जाता, नौकर उसकी खिदमत पर मामूर था, लिहाजा खुद एतमादी की दौलत से माला माल हो गया था। हंसमुख और खुश मिजाज था। सिर्फ एक बात थी कि जब भी स्कूल में कोई दोस्त राशिद से इसके वालिद के बारे सवाल करता तो वो आदास हो जाता और बात को टाल जाता। यूं वक्त गुजरता रहा और उसने 8वीं जमात पास कर ली। इफ्तिखार भाई ने आर्ट्स के मज़ामीन ले लिए थे, जबकि राशिद ने अपने लिए साइंस को चुना। इस दौरान चंद दिन की छुट्टियों पर खानेवाल आया और जल्द लूट गया। उसे डर था कि इसके वालिद रोक ना लें और तालीम का सिलसिला टूट जाए। मैट्रिक के इम्तिहान में राशिद ने फर्स्ट पोजीशन ली। इस दौरान उसकी माँ बेटे से मिलने कई बार हैदराबाद गई, मगर राशिद एक बार भी घर ना आया। छुट्टियों में इसके मामू कहते कि अपने बाबा से मिलो, मगर वो इनकार कर देता और टाल मटोल से काम लेता। माँ सबसे वापस लूट जाती कि इसको तो बेटे की खुशी और उसका मुस्तकबिल अजीज था। कॉलेज में वो हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब हुआ तो इसका मिजाज कुछ बदल गया। अब वो बड़े बड़े अमीरों के लड़कों से दोस्ती रखता था। रहन सहन शक्ल व सूरत से वो किसी अमीरजादे से कम ना था। मामू के पास पैसे की कमी ना थी। वो इसकी जेब में रकम डाले रहते ताकि वो कॉलेज में ज़्यादा बाएतिमाद और सोशल रहे। उन्हीं दिनों मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया। इफ्तिखार को तालीम छोड़कर घर संभालना पड़ गया। उसने अपने चचाजाद के साथ कारोबार में शिरकत की और उधर मसरूफ हो गया कि राशिद से भी मिलने न जा सका। एक रोज़ भाई को कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद जाना पर उन तब वो राशिद के मामू के घर गया। पता चला कि कॉलेज ट्रिप पर गया है। एक क्लास फेलो से भाई ने मुलाकात की तो उसने बताया कि राशिद तो एक माह से कॉलेज से गायब है। एक माह बाद कॉलेज वालों ने इसके मामू से राब्ता किया। मामू ने कह दिया कि वो बीमार है और खानेवाल गया हुआ है, लेकिन किस्सा कुछ और था। दरअसल ये लड़का राशिद से कुदूरत रखता था। किस्सा यूं था कि कॉलेज का एक लड़का अबरार, जिसके अजीज खानेवाल में थे और उसके इन अजीजों का घर भी हमारे महल्ले में था। जब ये लड़का अजीजों के वहां आया तो चा फिरोज इससे जाकर मिले और बेटे के बारे दरियाफ्त किया। ये भी कहा कि वो छुट्टियों में भी घर नहीं आया। क्या बहुत पढ़ रहा है या पढ़ाई से पहले ही बड़ा आदमी बन गया है? मुझसे तो पहले ही दावरी रखता था। मामू के घर जाकर हाथ से ही निकल गया है। फिरोज चचा की ऐसी बातें सुन कर इस लड़के को शमनी निकालने का मौका मिला। वो भी हॉकी का खिलाड़ी था, मगर अच्छा न खेलने की वजह से इसे टीम से अलग कर दिया गया था। तब से इसके दिल में राशिद के लिए हसद पैदा हो गया था। अब जो मौका मिला तो फिरोज जाके खूब कान भरे कि आपका लड़का पढ़ाई नहीं, ऐश कर रहा है। मामू का किया है, उनका अपना बेटा तो है नहीं जो राशिद का जी चाहे करे। आजकल आपका लड़का खेलों में अव्वल आ रहा है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, मगर पढ़ाई का कुछ पता नहीं है। चानीम रोज खुद पढ़े लिखे थे नहीं, खेल काए कर गुस्से में भुना गए कि मैं यहाँ अकेला मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और वो वहाँ खिलाड़ी बना हुआ है। अगले दिन फिरोज चा हैदराबाद रवाना हो गए और राशिद से कहा कि घर चुल्लू, बहुत खिलाड़ी बन लिए और बड़े ऐश कर लिए। मैं वहाँ तन्हा मजदूरियाँ कर रहा हूँ और तेरी बहनों के हाथ पीले करने की फिक्र में घुला जा रहा हूँ और तो यहाँ मछरे उड़ा रहा है। ना मेरी ज़ईफ़ी का ख्याल और ना इज्जत का, मुफ्त की चपड़ियाँ जो मिल रही हैं। बहनोई ने बहुत समझाया मगर वो ना माना। जब बाबर अंकल ने ज़्यादा इसरार किया कि लड़के को पढ़ाई से मत निकालो, से पढ़ने दो, तो चा और बिफर गए कि तुम ही हो जो इसको इतने रुपए जेब खर्च के देकर ख़राब कर रहे हो। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। औलाद नरीना की इसलिए ख्वाहिश न की थी कि यहाँ पढ़ने के बहाने खेले और तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते रहो।
इतनी बातें सुनाई कि अंकल बाबर भी गुस्से में आ गए और कहा कि ठीक है, ले जाओ अपने लड़के को, मैंने इसकी कमाई नहीं खानी। अगर पढ़ लिख कर कुछ बन जाता तो तुम ही कमाई खाते। मैंने तो अपनी बहन की खातिर इसे रखा और पढ़ा रहा था। तुमको नहीं मंजूर ना सही। बाप बेटे को जबरदस्ती घर ले आया। यहाँ मसाइल भरे घर में राशिद सख्त नालिफामियदी का शिकार हो गया। बाप का डंडा के कमाओगे तो क्योंगे, मैं अब मजदूरी करके थक गया हूँ। तुम्हारी बहनों का जहेज बनाना है और शादी के अखराजात भी पूरे करने हैं। राशिद बहुत आजुर्दा था। वो तो दिल लगाकर पढ़ रहा था। अब मुलाजमत के लिए धक्के खाने पड़ गए, मगर जगह जगह नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मुलाजमत ना मिली, उधर मामू ने नाराज होकर साथ छोड़ दिया। फिरोज चा की उखड़ मिजाजी के बायस उनके ताल्लुकात दूसरे अजीजों से भी अच्छे नहीं थे जो उसकी मदद करते। बहरहाल उन्होंने कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर उसको किरियाना की दुकान खोल दी। वो तालीम छोड़कर किरियाना की दुकान पर तो बैठ गया, मगर बहुत उदास और बुझा बुझा रहने लगा। यहाँ पर गुर्बत, मायूसी और ताने मिले और वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देख रहा था। माहौल का तजाद और बाप की सख्ती को सह ना सकता था। बाप ने दुकान खोल कर दे दी और ये भी कह दिया कि तुम कमाओ, हम खाएंगे। बहुत तुमने ऐश कर लिए, ऐसी पढ़ाई के 2 टके की नौकरी तक ना मिली, किस काम की है। वो जो गुर्बत के दिन भला चुका था, 8-10 साल सुकून और आराम के मामू के घर गुजार आया था, जहाँ गम था और ना फकराते का जहन्नम था। अचानक इस उफ्ताद से बौखला गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। इसके लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। छोटी सी दुकान से कहाँ घर चलता है, जबकि दुकान चलाने वाला भी एक टूटे हुए दिल का ना तजुर्बाकार लड़का हो। राशिद ने मामू को खत लिखा और तमाम हालात तहरीर कर दिए, मगर बाबर अंकल तो फिरोज से सख्त नाला थे, लिहाजा उन्होंने भांजे को खत का जवाब ना दिया। दुकान में लगा हुआ सरमाया घर के राशन में रफ्ता रफ्ता पूरा होता गया। जब मुनाफा ना हुआ तो राशिद सख्त मायूसी का शिकार हो गया। बाप ने बेहद सख्त सुस्त कहा और बावर कराया कि मामू के घर के ऐशो आराम और कॉलेज के माहौल ने तुमको निकम्मा कर दिया। दुकान को तो डाल बो बैठे हो, कर्ज अलग चढ़ गया है, अब फिर से नौकरी ढूंढो, शायद कहीं चपरासी ही लग जाओ। वो विचार और ख़ास्त टाइप करवा कर मेरे वालिद के पास आया। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन मैट्रिक पास को अच्छी नौकरी क्या मिलनी थी कि छोटी मोटी नौकरी के लिए भी कई ऐसे बेरोज़गार नौजवानों ने दरख्वास्तें दे रखी थीं जो ग्रेजुएट थे। राशिद बेशक मेहनती बासलाहियत था, लेकिन बाप ने अपनी नाकबत अंदेशी के सबब इसकी जहनी सलाहियतें सल्ब कर ली थीं। फिरोज चाचा अनपढ़ ही नहीं, जल्दबाज भी बहुत थे। थोड़ा सा सब्र के साथ इंतज़ार कर लेते और राशिद को तालीम मुकम्मिल कर लेने देते तो बाबर अंकल इसे किसी न किसी जगह नहीं तो इसी मिल में अच्छी मुलाजमत पर लगा सकते थे जहाँ चाफी रोज़ काम करते थे। मगर चाचा ऐसे हित धर्म लोगों को कौन समझा सकता है। बेशक उनकी माली मुश्किलात थीं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इकलौते बेटे की तालीम का खर्चा कोई दूसरा बर्दाश्त कर रहा है और लड़का हैदराबाद के बेहतरीन तालीमी इदारे में तालीम पा रहा है। रहने खाने पीने के अलावा जेब खर्चा और अच्छे लिबास की सहूलियात भी मामू ने अपने ज़िम्मा ले ली थी। तब इनको कुछ तो सब्र और हौसला करना चाहिए था। माँ बेचारी फरियाद करती रह गई और राशिद की तो अब यह हालत थी कि जब भी घर में घुसता बाप की तल्ख बातें पिछले हुए शीशे की तरह कानों में पड़ती। बाप की बातों ने इसके दिल पर ऐसे कचोके लगा कि कमरे में जाकर रोने लगता था। राशिद इन दिनों बहुत परेशान रहने लगा था। रातों को भी सोता न था, बल्कि रोता ही रहता था। इसका गम देखकर बड़ी बहन बीमार रहने लगी। दूसरी का रिश्ता इसलिए टूट गया कि ब्याहने को जहेज न था, लेकिन उन बातों का जिम्मेदार राशिद तो न था कि हर मुसीबत और बदकिस्मती का इसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता। सिवाय मेरे भाई इफ्तिखार के कोई भी इसकी तकलीफ और जहनी अजियत को न समझ सका। जो घर आकर अपने दोस्त की परेशानी पर कुर्ता था, तन आकर राशिद ने ख्वाब आवर गोलियों में सारी हिम्मत और तालीम डुबो दी। इसकी जिंदगी के साथ ये जद्दोजहद की अधूरी कहानी भी खत्म हो गई। माँ और बहनों ने इसके लिए जो ख्वाब देखते थे वो इसके साथ कब्र में दफन हो गए। बाप भी आहें खींचता, मगर यही कहता कि तालीम की चाहत ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। और मामू पछता रहा था कि अपनी अना को अजीज रखकर उसने प्यारा और ज़हीन भांजा खो दिया। काश वो ऐसी गफलत से काम न लेता। मैं भी एक दिन अपने वालिदैन और भाई के हमरा राशिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी।
وہ اپنی آخری آرامگاہ میں ابدی نیند سو رہا تھا۔ یہ کہانی صرف راشد کی ہی نہیں، اس جیسے کتنے ہی نوجوانوں کی ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مستقبل کے سنہرے خوابوں کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں، مگر حالات انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ غربت کی ڈائن ہمارے وطن کے ایسے ہزاروں نوجوانوں کے عزائم اسی طرح نگل جاتی ہے کہ ماں باپ بس آنسو ہی بہاتے رہ جاتے ہیں۔ کتنے المیہ چھپا لیتی ہے یہ ہمارے خوابوں کی سرزمین۔